साथियों नमस्कार। मेरा नाम है राजीव पानीराई, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन को जानने से पहले एक चीज़ जानने की आवश्यकता है। म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डिब्रीज ने बताया था साल 1907 में। ह्यूगो डिब्रीज जो थे वो हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने ये बताया कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है वो आनुवंशिक पदार्थों में अचानक होता है और अचानक होने के साथ साथ वो वंशानुगत हो जाता है और वंशानुगत होने के फलस्वरूप जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उनमें भिन्नताएं लाता है और भिन्नताओं के साथ साथ नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इसके संबंध में उन्होंने सर्वप्रथम बताया था। लेकिन इस म्यूटेशन से पहले एक चीज जानकारी लेना या जानकारी रखना आवश्यक है, तो यह है कि इसी संबंध में विकास के सिद्धांत के अंतर्गत डार्विन ने पहले ये बताया था कि जो नए जीवों की उत्पत्ति होती है वो धीरे धीरे परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है और धीरे धीरे जीवों के गुणों में परिवर्तन आता है और उनमें भिन्नताएं उत्पन्न होती जाती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये जो भिन्नताएं हैं एक समय में नई जाति को उत्पन्न करती है। लेकिन इसके उलट म्यूटेशन में डिब्रीज ने ये बोला कि म्यूटेशन जो होता है वो अकस्मात होता है, सडनली होता है और उनके आनुवंशिक कैरेक्टर या आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन कर देता है, जिसके परिणाम फलस्वरूप उनके जो फिजियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरल गुणों में अंतर आने लगता है और जिसके परिणाम फलस्वरूप नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। ह्यूगो डिब्रीज ने अपना प्रयोग इग्नी प्राइमरोज यानी ऑयनोथोरा लेमार्कियाना पर किया और इन्होंने ऑयनोथोरा लेमार्कियाना के पौधे को 7 पीढ़ियों तक उगाया। 7 पीढ़ियों तक उगाने के पश्चात उन्होंने लगभग 50,000 पौधे पर अध्ययन किया। 50,000 पौधों पर अध्ययन करने के पश्चात ये देखा कि लगभग 800 पौधे जो थे वो म्यूटेंट प्राप्त हुए, यानी उसमें म्यूटेशन आ गया था। और ये म्यूटेशन जो थे उन पौधों में, उनकी आकारिकी में, उनके पत्तियों में, उनके फ्लावर्स के कलर्स में ये परिवर्तन उन्होंने देखा था और इसके आधार पर उन्होंने म्यूटेशन को परिभाषित किया था। उन्होंने ये भी बताया प्रयोग के आधार पर कि म्यूटेशन जो होता है वो लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है जीवों के लिए। सेकेंड स्टेप में आप थोड़ा सा एक चीज जानना जरूरी है, रेट ऑफ म्यूटेशन। रेट ऑफ म्यूटेशन। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्पेंसर। उन्होंने बताया कि ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन की दर भिन्न भिन्न होती है जो वातावरण के प्रभाव पर उत्पन्न होती है। यानी लगभग सभी जीवों में जो उत्परिवर्तन की दर होती है वो एक समान न होकर अलग अलग होती है। इसके पश्चात कॉज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन के कारण बेसिकली म्यूटेशन के जो कारण दिए गए हैं वो 2 मुख्य कारण हैं, एक भौतिक, दूसरा रासायनिक कारण। भौतिक कारण से म्यूटेशन होता है। भौतिक कारण से जैसे तापमान के कारण, तापमान अधिक होने के कारण भी म्यूटेशन होने की संभावना रहती है, तापमान कम होने के कारण भी म्यूटेशन होने की संभावना रहती है। वैसे ही कुछ रेज हैं जैसे एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, इसके कारण भी म्यूटेशन होने की संभावना अधिक होती है। ये सब भौतिक कारण है। इसके अलावा रासायनिक कारण है, जो कुछ रासायनिक म्यूटाजेंस या यूं कह लें कि रासायनिक पदार्थ जो किसी भी जीव में म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से कुछ है, सबसे सरलतम जो म्यूटाजेंस
का नाम है वो कोल्चिसिन। कोल्चिसिन को अगर किसी भी पादपों में डाला जाए तो वो म्यूटेशन उत्पन्न कर देते हैं। खासकर कोल्चिसिन डालने पर पॉलीप्लाइडी प्लांट्स उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कुछ रसायन है जैसे डाई मिथाइल सल्फोनेट, ये म्यूटेशन उत्पन्न करता है। इथाइल एमीन डाई इथाइल सल्फोनेट, ये भी म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं। ये सब म्यूटाजेंस कहलाते हैं और इन रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में जीवों के कोशिकाओं में म्यूटेशन होने की संभावना अत्यधिक होती है और लगभग म्यूटेशन हो जाता है। इसके बाद हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला जीन म्यूटेशन, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। बेसिकली पूरे म्यूटेशन को दो भागों में बांटा गया है। जीन म्यूटेशन जिसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है, दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसे क्रोमोसोमल एब्रीवेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जाने कि जीन म्यूटेशन होता क्या है। जीन म्यूटेशन क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए का एक पार्ट जो होता है वो जीन कहलाता है, और जीन जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तन के फलस्वरूप एक ये नई पीढ़ी में नए गुणों का विकास करते हैं और नए जीवों या नई जातियों को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार का जो जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप नया जीव बना या उसके स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल चेंज आया है, इस चेंज को ही जीन म्यूटेशन कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि जीन म्यूटेशन कितने प्रकार के हैं। बेसिकली जीन म्यूटेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या प्राकृतिक उत्परिवर्तन भी कहते हैं। ये प्रकृति में पाए जाने वाले कारकों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रकृति में पाए जाने वाले कारक जैसे तापमान की अधिकता या कम से होने के कारण जीनों में जो परिवर्तन होता है उसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है, इनके द्वारा भी जो म्यूटेशन होता है उस म्यूटेशन को रेडिएशन म्यूटेशन कहते हैं। और ये रेडिएशन म्यूटेशन भी होता है, वो एक जीन म्यूटेशन का एक प्रकार है। इसके बाद दूसरा जो म्यूटेशन है वो है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का अर्थ होता है प्रेरित म्यूटेशन, या बाह्य रूप से जो आर्टिफिशियली म्यूटाजेंस के द्वारा सेल्स में जो म्यूटेशन किया जाता है उनको इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहा जाता है। ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी बेसिकली फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर में परिवर्तन के आर्टिफिशियली परिवर्तन किया जाता है तो सेल्स के जीन में म्यूटेशन हो जाता है। इसी प्रकार रेडिएशन के थ्रू एक्स रेडिएशन, बीटा रेडिएशन
और गामा रेडिएशन देने पर सेल्स में वो म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा म्यूटाजेंस केमिकल्स, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ केमिकल्स जैसे कोल्चिसिन, डाईएमीन सल्फेट, इथाइल एमीन, डाईइथाइल सल्फोनेट, ये सब म्यूटाजेंस होते हैं। ये केमिकल्स जो भी सेल्स में म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं, जो कि जीन म्यूटेशन कहलाते हैं। ये हो गया आपका जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को क्रोमोसोमल एब्रीवेशन भी कहा जाता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है वो जीवों के गुणसूत्रों की संख्या में अंतर आने के कारण ये म्यूटेशन उत्पन्न होता है। इसमें या तो एक जोड़े या एक जोड़े से अधिक जो गुणसूत्र हैं उनकी अधिकता या कमी होने के कारण इस प्रकार का म्यूटेशन जीवों में देखने को मिलता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और दूसरा है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बहुत सारे स्ट्रक्चर, ये दो भागों में क्रोमोसोमल म्यूटेशन को बांटा गया है। पहला है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंतर्गत प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है और इस संख्या के में अंतर आने के फलस्वरूप जीवों में नए गुण आने की संभावना अधिक रहती है। तो ये नंबर जो होते हैं क्रोमोसोम नंबर में परिवर्तन आता है और परिवर्तन आने पर इस तरह के म्यूटेशन देखे गए हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। प्रत्येक क्रोमोसोम का जो संरचना होता है एक निर्धारित होता है, उसकी संरचना में परिवर्तन आने के फलस्वरूप भी बहुत सारे म्यूटेशन देखे गए हैं और ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम नंबर के आधार पर जो म्यूटेशन नंबर में परिवर्तन के आधार पर जो म्यूटेशन होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है यूक्लाइडिक और दूसरा है इसको दो भागों में बांटा गया, यूक्लाइडिक और एन्यूक्लाइडिक। यूक्लाइडिक के अंतर्गत आपको मालूम है कि प्रत्येक क्रोमोसोम में प्रत्येक जीव में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो निर्धारित होती है और यूक्लाइडिक के अंतर्गत जो एक सेट होता है क्रोमोसोम का, उस सेट में जो अंतर आता है तो उस प्रकार जो अंतर के फलस्वरूप जो म्यूटेशन उत्पन्न होता है उसको हम यूक्लाइडिक के अंतर्गत रखते हैं। और एन्यूक्लाइडिक के अंतर्गत क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है परंतु क्रोमोसोम के सेट में परिवर्तन न होकर क्रोमोसोम की संख्या में एक या दो की संख्या में अधिक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एन्यूक्लाइडिक होता है। एन्यूक्लाइडिक यूक्लाइडिक को भी अलग अलग तीन भागों में बांटा गया है। यूक्लाइडिक को पहला है मोनोक्लाइडिक,
यूप्लाइडी, दूसरा है डिप्लॉइडी, तीसरा है पॉलीप्लाइडी। तो इस तरह से यूप्लाइडी के 3 प्रकार हैं, मोनोप्लाइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लाइडी। मोनोप्लाइडी के अंतर्गत एक सेट में अंतर आता है, डिप्लॉइडी के अंतर्गत 2 सेट में अंतर आता है, और पॉलीप्लाइडी के अंतर्गत 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट। इस तरह से अंतर के फलस्वरूप जो म्यूटेशन देखा जाता है उसको हम पॉलीप्लाइडी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम की संख्या में अंतर के फलस्वरूप ये म्यूटेशन इस तरह से दिखाई देती है। दूसरा जो प्रकार है वो है एन्यूप्लाइडी। यूप्लाइडी के बाद दूसरा जो प्रकार है एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी जो होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हाइपोप्लाइडी और दूसरा है हाइपरप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से सेट में ये कम या अधिकता नहीं होता, बल्कि क्रोमोसोम्स की संख्या में एक कम हो जाते हैं या अधिक हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप म्यूटेशन देखा जाता है। हाइपरप्लाइडी जो होते हैं वो उनको हाइपोप्लाइडी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हाइपोप्लाइडी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसोमी और दूसरा है नलीसोमी। मोनोसोमी जिसमें 2n-1 और दूसरा है नलीसोमी जिसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n-2, यानी इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कम होती जाती है। तो 1 कम हो गया, इससे 2 कम हो गया। इसी तरह हाइपरप्लाइडी में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती जाती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। हाइपरप्लाइडी में 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्राइसोमी जिसमें 2n+1 इसकी संख्या 1 में बढ़ रही है, और दूसरा होता है टेट्रासोमी इस प्रकार से ये क्रोमोसोम की संख्या में अंतर आते जाते हैं और इन अंतरों के फलस्वरूप जीवों में म्यूटेशन देखने को मिला है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है उसको हम देखेंगे। दूसरा प्रकार जो है चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप भी म्यूटेशन होता है। संरचना में परिवर्तन के आधार पर जो म्यूटेशन होते हैं उनको बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और इसे पहला है डिलीशन, दूसरा है
डुप्लीकेशन, तीसरा है ट्रांसलोकेशन, चौथा है इन्वर्सन। तो इस तरह से संरचना, क्रोमोसोम की मूल संरचना में परिवर्तन के ये 4 प्रकार से म्यूटेशन होते हैं और इसे हम आरेख चित्र द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, 2 जिसमें हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद 7 8 9 10 11 12 होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब देखिए इसमें डिलीशन कैसा होगा। पहला हम डिलीशन को देखते हैं। डिलीशन में क्रोमोसोम का एक भाग का एक खंड वो टूटकर अलग हो जाता है। जैसे इसमें से 1 2 तीसरे नंबर वाला पार्ट टूटकर अलग हो गया है और वो डिलीट हो गया। इसके बाद अगला जो इसका नंबरिंग होता है 4 5 और ये 6 और इस तरह से ये आगे 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से ये डिलीशन की प्रक्रिया हुई। डिलीशन की प्रक्रिया में देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम का 3 वाला लोकस ये हट गया और इसके बाद सीधा 4 आ गया और ये इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड का खंड यहाँ से हट जाने के बाद यहाँ पर डिलीशन की प्रक्रिया में इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। दूसरा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में किसी एक खंड का डुप्लीकेशन हो जाता है। जैसे 1 2 3 वाले लोकस का डुप्लीकेशन हो गया। यानी ये खंड लगातार 2 बार हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया, जिसके फलस्वरूप भी म्यूटेशन होता है। 4 5 6 इस तरह से ये 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए यहाँ पर इसका डुप्लीकेशन हुआ, यहाँ पर इसका डिलीशन हुआ। इसके बाद तीसरा जो है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में दूसरे सेगमेंट का, दूसरे क्रोमोसोम का सेगमेंट पहले क्रोमोसोम में जुड़ जाता है और पहले क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया में देखिए उदाहरण के तौर पर बता, ये सेगमेंट 7 8 3 4 5 and 6। इस प्रक्रिया में दूसरे सेगमेंट का 1 2 9 10 11 12। अब देखिए इस सेगमेंट का 1 और 2 वाला पोर्शन टूटकर दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है और दूसरे क्रोमोसोम का 7 और 8 वाला पोर्शन दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ा है। तो इस प्रकार जो एक सेगमेंट जो है एक क्रोमोसोम से टूटकर दूसरे सेगमेंट में लग गया और दूसरे क्रोमोसोम का टूटकर पहले क्रोमोसोम में लग गया, तो इस प्रकार जो म्यूटेशन होता है उस म्यूटेशन को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है
चौथा प्रकार वो है इन्वर्सन। इन्वर्सन की क्रिया में देखिए होता ये है, ये आगे चित्र के द्वारा ये क्रोमोसोम है जिसमें एक ही खंड का सेगमेंट टूटकर उसी खंड के अलग भाग में जुड़ जाता है। जैसे इसमें 1, 4, 3, 2, 5, 6 और इधर आप देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी यहाँ पर जो इन्वर्सन की प्रक्रिया हुई कि 2 के स्थान पर 4 में चला जाता है और 4 के स्थान का जो जीन है वो 2 में चला जाता है। तो इस तरह से एक ही क्रोमोसोम के अंदर सेगमेंट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप भी म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है और इसको हम इन्वर्सन कहते हैं। ये भी स्ट्रक्चरल चेंज म्यूटेशन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से 4 प्रकार का म्यूटेशन हम स्ट्रक्चरल चेंज के अंतर्गत देखते हैं: डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्सन। इसके बाद कुछ बिंदुओं पर फोकस या प्रकाश डालना चाहूंगा। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है डिब्रीज के उत्परिवर्तन के सिद्धांत। डिब्रीज के उत्परिवर्तन के जो सिद्धांत दिए गए थे वो निम्नानुसार है। पहला, विकासशील परिवर्तन थोड़े समय में ही उत्पन्न होते हैं। डिब्रीज ने बताया था कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस जो आते हैं वो कुछ समय के लिए ही उत्पन्न होते हैं। उसके बाद दूसरा ये बताया कि अपसारी उत्परिवर्तन डाइवर्जेंट म्यूटेशन के कारण जो संकरण है या क्रॉसिंग के द्वारा जातियां नष्ट नहीं हो सकता। तीसरा, उन्होंने ये बताया कि अंगों के विकास के दौरान जो भी एनिमल्स के जो ऑर्गन्स हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है उनकी प्रारंभिक अवस्था को समझाया जा सकता है क्योंकि शुरुआत से ही उत्परिवर्तन पूर्ण रूप से बनते हैं। यानी परिवर्तन की क्रिया जो होती है पहले से ही पूर्ण होती है। ये डार्विन के अनुसार जो बताया गया था कि छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं और वो बाद में जाके बड़े परिवर्तन के फलस्वरूप भिन्नताएं उत्पन्न करती है और भिन्नताएं जो है नई जाति को उत्पन्न करती है। इस तरह से डिब्रीज ने नहीं बताया। इन्होंने बताया कि ये जो परिवर्तन आनुवंशिक पदार्थ में होता है वो अकस्मात होता है और अकस्मात होने के फलस्वरूप बड़े परिवर्तन को उत्पन्न करता है जिसके कारण नई जातियां उत्पन्न हो जाती है। चौथे सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जंतुओं का वर्णात्मक मूल्य सेलेक्टिव वैल्यू जानने के लिए म्यूटेशन बहुत आवश्यक है। पांचवा सिद्धांत उन्होंने बताया कि विकास को समझने के विरुद्ध संयोजी बंध या कनेक्टिव लिंक जो होता है कोई कसौटी नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व को की संभावना को उत्परिवर्तन के सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। छठवां जो उनका उत्परिवर्तन का सिद्धांत था कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत यह दर्शाता है कि बिना महत्व के अंगों में अंतर की संबंधित जातियों का मुख्य अंतर है। तो इस तरह से इन्होंने डिब्रीज ने म्यूटेशन के 6 सिद्धांत दिए थे। डिब्रीज के कार्यों की कुछ समय बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने आलोचना की थी और ये आलोचनाएं जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और इस पर अभी भी कार्य चल रहा है और आगे कार्य होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहला उन्होंने उनकी जो खोज थी उनकी जो आलोचना की गई थी वो तो उनके प्रयोग जो जिसमें उन्होंने प्रयोग किया था वो एनोथेरा लेमार्कियाना इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत अधिक उत्परिवर्तन परिवर्तन होता है। बाकी ऐसे जीव या प्लांट्स नहीं है जिसमें बहुत अधिक परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। इस कारण भी इस प्रयोग में बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी। इसके बाद दूसरा जो आलोचना हुआ लिमिट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की सीमाएं। म्यूटेशन की सीमाएं जो होती हैं वो विकास के सीमाओं को निर्धारित करती हैं। जो विकास जीवों में हो रहा है या जो जीव जगत में जो विकास हो रहा है उस विकास को निर्धारित म्यूटेशन की सीमाएं करती है। तो म्यूटेशन का जो लिमिट्स होता है वो भी इवोल्यूशन का लिमिट्स होता है। इसके बाद म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। इस पर बहुत से वैज्ञानिकों को ये कहना था कि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं जीवों के बहुत अधिक जीवों के लिए तो लाभप्रद हो सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक ऐसे जीव हैं जिनके लिए ये हानिकारक भी हुए हैं, क्योंकि म्यूटेशन इंड्यूस्ड भी होता है और स्पॉन्टेनियस भी होता है। अगर हम
इंड्यूस्ड म्यूटेशन करते हैं तो बहुत सारे हानिकारक चीजें बनने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती है, जो मानव जाति के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और पृथ्वी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो उस पर आलोचना की गई कि एवरी म्यूटेशन इज नॉट स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, सम म्यूटेशन आर फिजियोलॉजिकल। इसमें यह बताया गया कि सभी जो प्रकार के म्यूटेशन होते हैं वो संरचनात्मक दृष्टि से नहीं होते, क्योंकि और कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकली होते हैं। हर म्यूटेशन आपको विजिबल नहीं होता, विजिबल नहीं होता। कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल होते हैं, जिसमें आपने ह्यूगो ड्यूबी साहब ने ये बोला था कि सभी म्यूटेशन जो है जो विजिबल होते हैं और वो दिखाई देते हैं करके, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी म्यूटेशन जो होते हैं वो बहुत से म्यूटेशन जो होते हैं स्ट्रक्चरली दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, परंतु फिजियोलॉजिकल जो म्यूटेशन होते हैं वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये हमारा म्यूटेशन का आज का टॉपिक रहा। धन्यवाद।